हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रदीप। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका क्रिया, वर्ब। ठीक है, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिया क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हर तरीके से हम इसमें कंप्लीट पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो उसको पहले सब्सक्राइब कर ले बाकी की वीडियोस को देखने के लिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल पे ही, क्रिया करना है आज को हमें, यानी वर्ब। क्रिया क्या होती है? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, क्रिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम क्रिया बताते हैं तो क्या होती है? किसी कार्य का होना या करना। ठीक है, किसी कार्य का होना या करना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो देखिए क्रिया जो क्या होती है, जैसे अगर हम इसको डिफाइन करें, पढ़ना, लिखना, रोना, नाचना, गाना, सोना। ठीक है, ये सारी आपकी क्या हैं? क्रियाएं हैं, वर्ब हैं। ओके, मोस्टली हम वर्ब कैसे पता लगाते हैं? जिसके लास्ट में ना वर्ड आने से, इसमें एक्चुअली धातु होती है और क्या होता है? क्रिया होती है। धातु मतलब धातु रूप, जैसे पट धातु, और क्रिया क्या बनेगी? पढ़ के आगे ना लगा देंगे तो क्रिया बनती है पढ़ना। लिख धातु, लिख, इसके आगे ना लगा देंगे तो हो जाएगा आपका लिखना। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे? धातु के अकॉर्डिंग क्रिया बनाते जा सकते हैं। ठीक है, जैसे नाच तो नाचना। ठीक है, ये आपकी हो गई क्रिया। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, इतना आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अब क्रिया में कुछ आपके दो क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते क्या हैं? एक आपको क्रिया पढ़ाता हूं मैं, कौन सी? योजक क्रिया। योजक क्रिया क्या होती है? योजक क्रिया वो क्रिया होती है जहां पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई कार्य नहीं होता है, वहां योजक क्रिया होती है। अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या? जब किसी वाक्य में कोई क्रिया नहीं होती, अर्थात क्रिया का अभाव होता है, नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर योजक क्रिया होती है, यानी कि कोई वहां पे मेन वर्ब नहीं होती, मुख्य क्रिया नहीं होती है, वहां पे हम क्या लगाते हैं? योजक क्रिया होती है। अगर मैं इसको उदाहरण बताऊं, जैसे मैंने बोला कि आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है, राधा बहुत सुंदर है। अब क्या करेंगे हम? अगर मैं यहाँ पे ये दो वाक्य दिए हैं मैंने आपको, अब इसमें आपसे पूछा मैंने कि बताइए इसमें योजक क्रिया कौन सी है। तो देखो यहाँ पर कोई भी आपका क्या है? वर्ब नहीं है, अर्थात क्रिया नहीं है। मोहन आपका क्या है? कर्ता है, नाउन। ये भी नाउन है आपका, संज्ञा। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है।
तो यहाँ कोई भी आपको दिख रहा होगा वर्ब नहीं है, अर्थात क्रिया नहीं है। सेम ऐसे ही इसमें भी नाउन है, नाउन है, ये इसकी सुंदरता बताई गई है, एडजेक्टिव हो गया यानी कि विशेषण। तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, तो इस वाक्य में क्या है, क्रिया नहीं है, फिर भी हम इसमें क्रिया जो दिख रही है उसको हम योजक क्रिया कहेंगे, जो आपकी अंत में दिख रही है। ठीक है, इसको हम कहेंगे योजक क्रिया। कौन सी क्रिया? योजक क्रिया, जिसमें कोई क्रिया ना हो परंतु फिर भी सेंटेंस जो होता है आपका कंप्लीट होता है, वाक्य पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो वो आपकी कहलाएगी योजक क्रिया। ठीक है, योजक क्रिया आप एक तरीके से इसको सहायक क्रिया की तरह ही यूज कर सकते हैं। सहायक क्रिया में क्या होता है, उसमें रहा है, रही है भी आ जाता है, पर इसमें सिर्फ आपके इसी तरह के जो शब्द होते हैं आते हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद अब हम करेंगे, ओके देखो, अगला है हमारा रचना के आधार पर क्रिया। रचना के आधार पर हमने जो क्रिया को दो भागों में बांट रखा है, अगर हम इसको रचना के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो पहला आपका आता है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। गुड, ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर ये दो तरीकों में डिवाइड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपसे पूछा ही जाता है, कई बार एग्जाम में आया भी है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है? अगर मैं इससे ही इसका पार्टीशन करता हूँ, इसका संधि विच्छेद एक तरीके से करता हूँ, तो लिखा आता है सा प्लस कर्म। ठीक है, और यू नो वेरी वेल हिंदी में सा का मतलब क्या होता है? सहित, इन्वॉल्व। तो यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर कर्म इन्वॉल्व होता है, सारा प्रभाव जो होता है वो कर्म पर पड़ता है। ठीक है, सारा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, अगर इसकी डेफिनेशन बनाओगे तो क्या होगा? जिन वाक्यों में, यू ऑल्सो नोट इट डाउन, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, नोट करते रहो आप लोग। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ता है। अगर हम एक उदाहरण ले लें, सपोज मैंने बोला राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम पत्र लिखता है। अब इसमें आप देखोगे लिखना किस पे निर्भर कर रहा है? पत्र पर। लिखने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है किस पे? पत्र पर। उसके बाद पूजा खाना अब यहां आप देखोगे पकाने की प्रक्रिया यानी कि जो कुकिंग है पूर्ण रूप से किस पे निर्भर है? खाने पे। खाने का मतलब ये कौन सा खाना है? भोजन, ईटिंग वाला नहीं है, फूड है। ठीक है, इसको भोजन बोलेंगे। इसको आप चाहें तो भोजन भी लिख सकते थे कि पूजा भोजन पकाती है, तो यहाँ पकाने का पूरा जो संबंध है वो भोजन पर बताया गया है। और भोजन पूर्ण रूप से निर्भर है यानी कि भोजन आप पे यहाँ कहाँ है? कर्म है। और जो पूजा है वो क्या है? या राम है वो क्या है आपका? कर्ता। तो कर्ता पे तो कोई इसका संबंध बन नहीं रहा है। इसका पूरा संबंध जो है, पूरा रिलेशन, पूरी डिपेंडेंट जो है किस चीज़ पे है? वो कर्म पर है। ठीक है, क्रिया पूर्ण रूप से कर्म पर निर्भर है, यही इसकी डेफिनेशन है। क्रिया जो होती है किस पर डिपेंड करती है? कर्म पर। ठीक है, क्लियर? अब आगे ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर हम अब करेंगे अकर्मक। अकर्मक
अकर्मक में क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है हम यहाँ से बना सकते हैं आ प्लस कर्म। आ मतलब होता है नहीं, ठीक है, इसका मतलब यूँ ना नेगेटिव में हिंदी में नहीं को नकारात्मक वाक्यों में आ लगा देते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू है, उसके बाद है नहीं। अगर इसकी हम डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी डेफिनेशन, कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव गुड कर्म पर नहीं बल्कि किस पर, कर्ता, इसका मतलब है अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें आपका जो प्रभाव होता है किसका, क्रिया का, किस पे पड़ता है, कर्ता पे, ठीक है, कर्म पर नहीं पड़ेगा। ये डिपेंडेंट होगी किस पे, कर्ता पे। कर्ता को मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, रोहन हंसता है, यहाँ हंसने का संबंध सीधा किससे है, रोहन से है ना। यहाँ रोहन क्या है, रोहन आपका कर्ता है, ठीक है, यहाँ कर्म है ही नहीं, इसका मतलब ये हो गई अकर्मक क्रिया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, राम रोता है। अब यहाँ रोने का संबंध सेम ऐसे ही राम पर पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये आपकी कौन सी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। क्लियर है, ये था आपका सकर्मक और अकर्मक। अब हम इसको ट्रिक बेसिस पे कैसे पता करेंगे, अगर हमें सेंटेंस, तो चलो ठीक है हमने ये इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, अगर हमें बिना डेफिनेशन के सिंपली करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए एक और आसान तरीका होता है, देखो जैसे कि कोई वाक्य दिया है, हम बाजार जाते हैं, राधा खाना पकाती है, पूजा रोती है, ठीक है। ये 3 सेंटेंस हो गए, एक और लिख लेते हैं, रोहन गाड़ी चलाता है। ये आपके 4 सेंटेंस हो गए। अब इसमें मुझे पता करना है कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो इसको पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपके पास एक में कीवर्ड्स देता हूं 2, जिसे कहते हैं क्या और किसे या किसको, ठीक है, क्या या किसको। ये आपके 2 वर्ड हैं, कीवर्ड हैं, इसके आधार पर आप आसानी से पता कर सकते हैं कौन सी सकर्मक है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए क्या है, अब देखो ये हम पढ़ रहे हैं क्रिया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रिया से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या और किसका दोनों, ठीक है। किसी अगर आपने किस वर्ब से अगर आप कर्म से पूछते हो या फिर आप कर्ता से पूछते हो तो आंसर गलत आएगा। ये ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन किससे पूछना है, क्रिया से, ठीक है। और दोनों का पूछने पर सेम ही आंसर आना चाहिए, अर्थात कर्ता ना आकर के कर्म आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या, अब मैं यहाँ जाना है क्रिया, इससे पूछता हूँ क्या जाता है, क्या जाता है, बाजार जाता है, कुछ वर्ड नहीं निकल रहा, बाजार जाता कोई सेंस नहीं निकल रहा है, किसको जाता है, बाजार को जाता है, तो यहाँ पे सेम वर्ड नहीं निकल रहा है, इसीलिए आपकी कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। अब नेक्स्ट वाले से पूछते हैं, पकाता, पकाना या पकाती, क्या पकाती है, खाना मतलब भोजन, किसको पकाती है, भोजन को पकाती है,
दोनों से सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। ओके, नेक्स्ट पूजा रोती है। क्या रोती है? क्या रोती है? क्या रोती है? पूजा रोती है। पूजा कौन है? कर्ता। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि जो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो आपकी सकर्मक होगी, और अगर आपका कर्ता पे पड़ेगा तो अकर्मक। यहाँ प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। रोहन गाड़ी चलाता है। क्या चलाता है? गाड़ी। किसको चलाता है? गाड़ी को, यानी कौन सी हो गई है? सकर्मक। क्लियर? क्लियर है? आई होप आपको ये कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका, अभी हमने पढ़ा अकर्मक और सकर्मक। अब आपको पढ़ना है प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भाग में बांटी गई है। ठीक है, आप नोट करेंगे, प्रयोग के आधार पर क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रयोग के आधार पर मुख्यतः हम इसको 5 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेनली हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, पहला है आपका सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया मैं एक एक करके लिखवाता रहूंगा और साथ ही साथ में बताता रहूंगा। देखिए, सामान्य क्रिया क्या होती है। पहला आपका सामान्य क्रिया है। ठीक है, सामान्य क्रिया का मतलब होता है जब वाक्य में एक क्रिया हो। ठीक है, जब वाक्य में सिंपल एक क्रिया होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, वाक्य में सिंपल एक क्रिया होनी चाहिए। इसका उदाहरण है राम बाजार जाता है। ठीक है, मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, ये अब आप देखोगे इसमें सिंपल है, आपका एक एक वर्ब दे रखा है, यानी एक एक क्रिया है, सिंपली जाना और लिखना। ठीक है, तो जहाँ सिंपल आधार एक ही क्रिया होती है सेंटेंस में, वाक्य में, वो आपकी कहलाती है सामान्य क्रिया। ठीक है, इसको नोट करो। दूसरी है आपकी संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या होती है? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जिन वाक्यों में या जब किसी भी वाक्य में अगर 2 क्रिया होती है तो वो आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, वाक्य में 2 क्रिया होती है तो वो आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं क्या? राम बाजार जा रहा होगा। ठीक है, पूजा कपड़े धो रही होगी। ठीक है, रोहन
यहाँ मैंने आपको 3 वाक्य लिखे, राम बाजार जा रहा होगा, पूजा कपड़े धो रही होगी और रोहन कार चला रहा होगा। तो अब यहाँ देखोगे आप, मैंने पढ़ाना है क्या, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्या, रोहन कार चला रहा था, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट में आप लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या लगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर 2 क्रिया होनी चाहिए, एक से ज़्यादा, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, एक से अधिक क्रिया होती है। अब देखो यहाँ पे एक क्रिया क्या है, जाना क्रिया है, दूसरी रही है या रहा होगा या रही थी, ठीक है। ये 2 क्रिया हो गई आपकी मेनली। इसमें आप देखोगे धोना और रही होगी। यहाँ पर क्रिया क्या है, तीसरे सेंटेंस में चला और रहा था, ठीक है। ये आपकी क्रिया होती है ना, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। तो देखो ये हो गई आपकी चलाना और एक ये थी रहा था। इनमें एक से अधिक क्रिया है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। क्लियर? चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसको रेज कर दूं, नेक्स्ट लिखेंगे आप थर्ड लिखो प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, नेक्स्ट है आपकी क्या, थर्ड प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, यानी प्रेरणा से प्रेरित होकर, ठीक है। इसमें क्रिया करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन बनाए, यानी कि इन क्रिया में क्या होती है, कर्ता, आप लिख लीजिए, जब वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाए, ठीक है। वह स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, कर्ता खुद कार्य नहीं करता, कोई दूसरा जो होता है उसको प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, ठीक है। उदाहरण लिखेंगे, राम ने श्याम को श्याम से खाना बनवाया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, राम ने श्याम से खाना बनवाया। यहाँ पर राम स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वो किससे करवा रहा है, श्याम से, ठीक है। ये सेंटेंस नोट करेंगे आप। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बताओ एक आध एग्जाम्पल आप बताइए। पूजा ने सपना से पत्र लिखवाया, ठीक है, पत्र लिखवाया। तो यहाँ पर पूजा ने सपना से पत्र लिखवाया, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि पूजा ने सपना से, यानी कि कार्य पूजा नहीं कर रही है, बल्कि उसने क्या करा है, किसी दूसरे को मोटिवेट करा है, सपना को मोटिवेट करा कि अब आप पत्र लिखो। और फिर पत्र जो लिखने का काम है किसके द्वारा किया गया, सपना के द्वारा, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें वह स्वयं कार्य ना करके बल्कि किसी दूसरे से करवाता है या किसी दूसरे को प्रेरणा देता है। क्लियर? चलिए इसको आप नोट करिए। ओके, अगला है, 3 हो चुके हैं हमारे। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका पूर्ण कालिक क्रिया, ठीक है।
पूर्णकालिक क्रिया, पूर्ण का मतलब होता है पहले, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट होना, कालिक मतलब समय से, यानी क्रिया के होने से पहले ही एक क्रिया कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है, पूर्णकालिक क्रिया। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, हम ये कर लिख सकते हैं कि किसी क्रिया के होने से पहले एक क्रिया हो चुकी होती है। ठीक है, क्रिया के होने से पहले एक क्रिया हो चुकी होती है। अगर इसका हम उदाहरण लें, जैसे मैंने बोला मैं नहाकर खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं नहाकर खाना खाऊंगा। राम खाकर पढ़ेगा। ठीक है, मैं गाड़ी आने के बाद बाहर जाऊंगा। ये 3 मैंने सेंटेंस लिख दिए। इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें पता लग रहा हो कि मेन क्रिया होने के लिए पहले एक क्रिया होना जरूरी है। आप देखो, इसमें मेन क्रिया क्या है, खाना। ठीक है, इस खाने को आप भोजन लिख सकते हैं। ठीक है, ये भोजन वाला था। मैं नहाकर भोजन खाऊंगा या करूंगा, तो अब यहाँ पे मेन है भोजन करना। पर भोजन करने की क्रिया कब होगी, जब पहले नहाने की क्रिया होगी। ठीक है, नहाना भी तो क्रिया है और भोजन करना भी क्रिया है, यानी कि ये वाली क्रिया होने से पहले एक क्रिया होनी चाहिए, वरना आपकी क्रिया नहीं होगी। मैं खाकर पढ़ूंगा, आपकी क्रिया है पढ़ना, पर आपने कहा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा जब तक मैं खा नहीं लेता, यानी कि आपको ये वाली क्रिया करने से पहले ये क्रिया करनी पड़ेगी। थर्ड में बाहर जाना, कब बाहर जाओगे, जब कोई अंदर आएगा, कोई मतलब गाड़ी। तो यहाँ आपने कंडीशन लगा दी कि जब तक गाड़ी नहीं आएगी जब तक मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इसका मतलब आपकी क्या है, ये वाली क्रिया पूर्ण रूप से निर्भर है किस पर, गाड़ी के आने पर। तो पूर्णकालिक क्रिया को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मेन क्रिया के होने से पहले एक क्रिया का होना आवश्यक होता है, उसी को हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट्स है तो बताइए। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब आपकी एक आखिरी बची है लास्ट, जिसको हम कहते हैं नामकालिक। नामकालिक क्रिया, या आप इसको नाम धातु क्रिया भी लिख सकते हैं। जगह जगह पर आप कई जगह ये भी लिखा हो सकता है नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये आपका लास्ट है 5th, नामकालिक क्रिया या नाम धातु क्रिया। ठीक है, नोट हो गया सबका? देखो, जैसे कि हमने लिखा नाम कालिक क्रिया या नाम धातु क्रिया, इसमें क्या होती है, संज्ञा तथा विशेषण से मिलकर के बनने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, ये संज्ञा तथा विशेषण से मिलकर के, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, ये संज्ञा तथा विशेषण से संज्ञा तथा विशेषण से बने शब्द होते हैं।
ठीक है, ये संज्ञा तथा विशेषण से बने शब्द होते हैं। इनमें क्या होता है, एक धातु होती है और एक क्रिया होती है। अगर ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये संज्ञा तथा विशेषण से बने शब्द होते हैं, यानी इनका जो निर्माण होता है इन क्रिया का, वो संज्ञा और विशेषण से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, जैसा अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाथ, लात, बात, शर्म, ठीक है, शर्म, ये चार मैंने आपकी वर्ड लिए, शब्द लिए। अब इनसे हमें क्या करना है, क्रिया बनानी है। अभी हाथ क्या है, हाथ मीन्स हैंड, हैंड क्या होता है, ये तो नाउन है ना, संज्ञा है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये हमारी क्या है, व्यक्तिगत वस्तु है। तो हाथ आपकी संज्ञा है। अब इसको मैं क्रिया में कैसे बदलूं, इसको क्रिया में कैसे बदलूं, बताओ। अगर मुझे हाथ को क्रिया में बदलना हो तो मैं कैसे बदलूंगा? देखो, मैं इसको लिख सकता हूं हथियाना, होता है ना। अब इसका आप एक सेंटेंस बना सकते हो, क्या क्या सेंटेंस बनाओगे? राम ने मेरी संपत्ति, संपत्ति मतलब एसेट्स, संपत्ति हथिया ली। ठीक है, राम ने मेरी संपत्ति हथिया ली, अर्थात अपने कब्जे में ले ली। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी तो क्रिया है ना, एक्शन है, वर्क हो रहा है ना, तो ये आपकी क्या है, क्रिया है। इसी तरीके से आप लात से बनाओगे क्या, लतियाना। मोहन ने रामलाल को बहुत लतियाया जब उसने उसकी बात नहीं मानी। ठीक है, तो आप यहां से बनाएंगे क्या, लतियाना। अब आते हैं बात पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जब चार लड़कियां एक साथ बैठी तो उन्होंने बतियाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या था ये, बतियाना भी आपका बात से बतियाना एक क्रिया बन रही है। शर्म, शर्म का मतलब है जैसे पूजा ने मुझे देखा वो शर्मा गई, शर्माने लगी। ठीक है, शर्मसार हो गई। तो इस तरीके से आप इनकी क्रिया, ठीक है, तो बात का बतियाना, शर्म का शर्माना, इस तरीके से आप कोई भी क्रिया बना सकते हैं संज्ञा से। ठीक है, तो ये थी आपकी नाम कालिक क्रिया या नाम धातु क्रिया, क्योंकि इसमें धातु एक तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास।